हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 3 सितंबर है और हर रोज प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपनी डेली करंट का तहलका आपके सामने क्लास लेकर आता हूँ प्रातः सुबह 6 बजे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपके आने वाले सभी एग्जाम को लेकर के। चाहे जो भी बच्चा एसएससी रिलेटेड हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, कोई भी बच्चा, या वनडे एग्जाम हो आपका या कपल डे एग्जाम हो, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी डेली करंट का तहलका जो मैं कराता हूँ प्रातः सुबह 6 बजे आपके लिए, सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सभी मेरे धुरंधरों बच्चों के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है भाइयों। आज की मेरी जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन उनमें से 4 या 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो बिल्कुल पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, इस सेशन को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस में बताऊंगा, आपको महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूँ। ठीक है, आपको बताया था मैंने 1 सितंबर को एनसीईआरटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो 1 से 7 जो सितंबर चल रहा है, 1 से 7 के बीच में जो ये सप्ताह चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा। और राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है 3 सितंबर को, जो कि आज है। ठीक है मेरे भाइयों, तो सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं कि भारत में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है, आपको दिख रहा होगा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सितंबर से 1 to 7 सितंबर। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय मतलब थीम है, आपको याद कर लेनी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसकी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है कि आहार में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को मनाया जाता है हर वर्ष। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य पोषण बोर्ड ने 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की। सबसे पहले इंपोर्टेंट है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ये जो है 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को मनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन, जिसको एडीए कहा जाता है, 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। ठीक है, ग्लोबल हंगर हेल्थ के इंडेक्स के अनुसार भारत की स्थिति 2021 में 116 देशों में से 101 स्थान पर था। ठीक है, इंपोर्टेंट है बिल्कुल, हंगर हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, भुखमरी का जो होता है। ठीक है, तो भारत कौन से स्थान पर था? 101वें पर। देख लो कितनी भुखमरी है। इंग्लिश में आपके सामने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभ्यास वोस्तोक जो कि हो रहा है इस समय 2022 के किस देश के पूर्वी सैन्य जिलों में प्रशिक्षण मैदान में शुरू हुआ है? तो रशिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रशिया। ठीक है, इसलिए बहुत ही बड़ा अभ्यास है जिसमें भारत भी सम्मिलित है, चीन भी सम्मिलित है। ठीक है, आइए इसके बारे में बता दूं कि बहुस्तरीय सामरिक और कमान अभ्यास 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलने वाला है। इसका उद्देश्य है भाग लेने वाली सेनाओं और पर्यवेक्षकों जो होते हैं वहां पर के बीच आदान प्रदान और समन्वय को स्थापित करना है। ठीक है, इसमें जो ये अभ्यास चल रहा है, इसमें जापान के सागर के अंतर्गत और अभ्यास सुदूर पूर्व की तरफ जापान का सागर है, वहां पर यह आयोजित किया जा रहा है। ये जो अभ्यास हो रहा है, इसमें चीन, भारत और कई अन्य देशों को मिलाकर टोटल 50,000 से अधिक सैनिक शामिल हो रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से जो टुकड़ी जा रही है वो 7/8 मतलब 7 और 8 गोरखा राइफल सैनिक शामिल हो रहे हैं इसमें। इसमें बता दूं कि जो भारतीय दल अभ्यास सतर पर पहुंचेगा, अगले 7 दिनों के लिए जा रहा है। हमारा भारतीय की टुकड़ी जाए जो 7 और 8 जो गोरखा राइफल है, ये जा रही है इस अभ्यास के अंतर्गत, जो कि रशिया के अंतर्गत है। ठीक है, ये अभ्यास आपसे पूछ सकता है किस प्रकार से कौन कौन से देश किन इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, आपसे बाई ऑप्शन पूछ सकता है। ठीक है, बड़े बड़े देशों को देकर के नाम। इस अभ्यास में संयुक्त मैदानी प्रशिक्षण अभ्यास, मुठभेड़ की प्रक्रिया, चर्चा, हथियार चलाने का अभ्यास, सभी चीजें शामिल होंगी। और भारतीय सैन्य दल व्यवहारिक पहलुओं को साझा करेंगे, सैन्य प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अभ्यास करेंगे, जिसमें नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी शामिल होगी। ठीक है, तो काफी हद तक अपने भारत की स्किल्स का पता चलेगा और अपनी स्किल्स को बांटेंगे, एक दूसरे से साझा करेंगे, वहां की स्किल से अपनाएंगे। ठीक है, ये सभी चीजें मोटिवेट होती है, मतलब वो कुल मिलाकर एक एक्सपीरियंस होता है इन चीजों को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये।
ठीक है मेरे भाइयों। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ये 67वां फिल्म फेयर अवार्ड था। तो इसमें अक्षय कुमार को, सलमान खान को, रणवीर सिंह को, ऋतिक रोशन को। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है रणवीर सिंह को, जो कि आजकल काफी चर्चा में है, अभी भी चर्चा में चल रही है, ठीक है, वो अपनी फोटो को लेकर के। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में विजेताओं की घोषणा कर दी गई। तीन सबसे बड़ी सफल फिल्म बनी है, जो कि कीर्ति सेनन की मिमी है, विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह है। आप सभी ने ये फिल्में देखी होंगी, ठीक है, मेरे को छोड़ करके। जिन तीन फिल्मों को सबसे अधिक पुरस्कार मिले हैं वे सभी ओटीटी से रिलीज हुई हैं, ठीक है। करण जौहर के द्वारा निर्मित ये शेरशाह जो फिल्म है अमेजन प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रिकॉर्ड है। आपसे पूछ सकता है किसी प्रकार से क्वेश्चन, एग्जाम आ रहा है, कुछ भी कर सकता है। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं अगर हो जाता है तो। हाँ, इसमें क्या है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो नेता है, अभिनेता है त्रासी के लिए रणवीर सिंह को, और अभिनेत्री को मिमी के लिए कीर्ति सेनन को, ठीक है। अभिनेत्री जो क्रिस्टस चॉइस है सरदार उधम सिंह जो विक्की कौशल साहब को मिला है, ठीक है। वहीं अभिनेत्री जो शेरनी के लिए विद्या बालन को मिला है, ठीक है। और निर्देशक जो है शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन जी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन उठ सकता है। सबसे जो फिल्म है वो शेरशाह है, सबसे फिल्म जो ओटीटी पर जी जो सरदार उधम सिंह है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया, आप देख सकते हो इसको जाकर के। ऑन टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ को शेयर कर देता हूँ प्रातः सुबह 11 बजे, आप वहां से जाकर के आप ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेजस मार्ग, तेजस के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, और विश्व अफेयर के अंदर इसके आप दे सकते हो विश्व अफेयर में तेजस करके, और अमित चौधरी नाम करके सर्च मान लेना। आप प्रॉपर तरीके से तेजस की हर वो चीज जान जाओगे, हर वो टेक्नोलॉजी जान जाओगे, हर एक एक चीज को मैंने एनालिसिस करके बताया तेजस के बारे में। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को सुरक्षा मामलों में संबंधित किस समिति ने मंजूरी की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गृह समिति, वित्तीय समिति, कैबिनेट समिति, समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, कैबिनेट समिति ने ये मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं और थोड़ा बता दूं कि जो सीसीएस है, जो कैबिनेट समिति मान लो, उड़ान प्रशिक्षण प्रमाण के तेजस जो मार्क 2 लड़ाकू जेट डिजाइन और विकास में 6500 करोड़ रुपए को मंजूर की गई है। आवंटन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हिमल, जिसको HAL कहा जा रहा है, कहा जाता है, पहले से स्वीकृति 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। तेजस 2.0 में 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास GF 414 इंजन होंगे, और तेजस 2.0 में स्वदेश में जो निर्मित है विकसित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल सेकेंड एरे रडार भी होगा, ठीक है। रडार के बारे में सभी चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूँ अपने विश्व अफेयर की क्लास के अंतर्गत, जब तेजस क्लास मैंने करवाई थी, ठीक है। और मैं पिन अप कर दूंगा क्लास को, तो आप देख सकते हो वहां से ठीक है मेरे भाई। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। पीएम मोदी ने 2 सितंबर को 2022 को कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किसका कमीशन दिया, किसका अनावरण किया है पीएम मोदी के द्वारा? इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से क्लास बनाई है विश्व अफेयर के अंदर। तो INS विक्रांत को इन्होंने कमीशन दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो इन्होंने अनावरण किया है इसका, लेकिन सेवानिवृत्त मतलब सेवा में जो होगा 2023 के अंतर्गत होगा, ठीक है। किसको? नौसेना में। तो विक्रांत को भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ 100 से अधिक AMSAMI द्वारा अर्पित किए गए स्वदेशी उपकरणों को मशीनरी का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें INS जो विक्रांत है पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है, ठीक है। जिसे भारतीय नौसेना में इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कहाँ से अनावरण किया है, या किस राज्य से किया है, कौन सी जगह से किया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। यह भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया सबसे बड़ा जहाज है, और 20,000 करोड़ की इसमें लागत हुई है। विक्रांत कमीशन होने के बाद भारत के पास अब 2 ऑप्शन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रांत का नाम इसके पूर्ववर्ती भारत के पहले विमान वाहक के नाम पर रखा गया है। 1971 युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है अपनी। भारत का पहला विमान वाहक पोत ब्रिटिश मूल के जहाज का विक्रांत R1 था, जो कि 1997 में सेवानिवृत्त हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में काफी चर्चा मैंने उसमें अपनी क्लास में की है, आप जाकर के देख सकते हो। और यहाँ पर करंट अफेयर में भी आपको मैं साझा कर रहा हूँ इस खबर को लेकर के, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाइयों, सुपर टाइफून हिना नामोर की किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, किस देश की दिशा की ओर बढ़ रहा है, किस देश में आने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल।
जापान, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। यहाँ पर मैं जो करूंगा, जो ऑप्शन को राइट करूंगा जापान है, हालांकि चीन में भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, तो जापान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जापान में टाइफून आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में चर्चा करूंगा कि 2022 का सबसे शक्तिशाली वैश्विक तूफान जिसको टाइफून हिनामोर जापान के दक्षिण द्वीपों और चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है सेस्टेल। इसकी जो करीब 241 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, मतलब आता है काफी अधिक मात्रा में, ये नुकसान करता है देशों का, मतलब जापान का या चीन के पूर्वी इलाकों का। ठीक है, तो और वायुमंडल का दबाव 920 हेक्टो पास्कल होगा। ठीक है, इसको देख लो, ये कितना तगड़ा टाइफून है, जैसे हैरिकेन होते हैं ना, इसी प्रकार से ये भी चक्रवात है। नेक्स्ट है कि टाइफून जो है ये काफी हिंसक होता है। ठीक है, यह ओकानवा तेज आंधी और उच्च ज्वार लाता है अपने साथ में। टाइफून ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध के 180 डिग्री, जिस बच्चे ने ज्योग्राफी को प्रॉपर तरीके से मेरे द्वारा पढ़ा है विश्व अफेयर के अंदर या फिर जीके एग्जाम में सर के संग जो मेरा बैच था बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, वहां से आपको एक एक चीज मैंने बताई है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में 180 डिग्री से 100 डिग्री ईस्ट के बीच विकसित होता है क्या, टाइफून। यह एक विशाल घूमने वाला चक्रवात है, हवा बारिश विनाश लाता है अपने साथ में। जो हरिकेन टाइफून एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, आपको पता होना चाहिए शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय ये कौन कौन से कहाँ कहाँ पर किस किस डिग्री के बीच में ये जो आपको उष्ण क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुल मिलाकर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं हेरिकेन और टाइफून। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसको ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको दिख रही होंगी, ये डॉक्टर अमिताभ है, डॉक्टर सुमन है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता है, या फिर गुप्ता है या फिर डॉक्टर ने है, तो आपको वसुधा गुप्ता जी हैं जिनको अब ऑल इंडिया का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए थोड़ा मैं इनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर ऑल इंडिया के बारे में मैं बता दूंगा। डॉक्टर वसुधा गुप्ता महानिदेशक समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी के पद भार ग्रहण करेंगी और नियुक्ति से पहले ये प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक में कार्य कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है, क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जारी किया। ऑल इंडिया रेडियो की बात करूं कि इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह प्रसार भारती का एक प्रभाग है और आधिकारिक तौर पर इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रशासक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से पूछ सकता है कब इसकी स्थापना हुई, क्या करता है या क्या है इसके दूसरा अन्य नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, चंडीगढ़, नई दिल्ली, लक्षद्वीप या पांडुचेरी। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है, आपको पता होगा देश की राजधानी, ये केजरीवाल जी दिख रहे होंगे जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया जिसे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल नाम दिया गया है, जिसमें पूरे भारत के छात्र कक्षा 9 से 12 प्रवेश करने के लिए पात्र होंगे। DMVS मतलब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंधित एफिलेटेड होगा ये, और DBSE और छात्रों को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कक्षाएं स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष मंच के माध्यम से संचालित की जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देश की राजधानी में बैठे हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चीज को लागू किया या लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CERT इन, CERT आउट, NCERT, CBSE, तो ये ए इज द राइट आंसर होता है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, सिनर्जी इसका नाम है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है और IT मंत्रालय के द्वारा या इसके तहत भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम, जिसकी फुल फॉर्म है CERT की इन, ठीक है मेरे भाई, सिंगापुर के साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देश के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया है। ठीक है, जो साइबर अटैक होते हैं उनको लेकर के इसे सिनर्जी लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक संचालन किया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 13 देश शामिल थे, सिंगापुर के अंतर्गत हुआ। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय काउंटर रैनसमवेयर इंस्टीट्यूट रेजुलेशन वर्किंग ग्रुप के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया और जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, किसने किया नेतृत्व, भारत ने किया। NSCS का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट।
ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या फिर CERT ये क्या है, यहाँ पर सिंगापुर की साइबर जो सुरक्षा एजेंसी है के सहयोग से, किसके सहयोग से इसकी मतलब सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है घुमा फिरा करके। आपके सामने सभी चीज है, PDF आपको पता ही है, मैं टेलीग्राम पर शो कर देता हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने NCRB मतलब कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, इसके नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले को किस राज्य ने दर्ज किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक मेरे भाई। ठीक है, NCRB का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है सबसे अधिक मतलब भारत के अंतर्गत सबसे अधिक राजद्रोह के जो मामले आए हैं वो किस राज्य में आए। पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा राजद्रोह के ये मामले आए हैं। आइए इसकी चर्चा कर लेता हूं कि नवीनतम NCERB की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में देशद्रोह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं। देश में 2021 में IPS की धारा 124 के तहत देशद्रोह के 76 मामले दर्ज किए गए और 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य में देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया था। ये बात भी खास है। ठीक है, फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है मेरे भाइयों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण के अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो दिल्ली है फोरेंसिक रिपोर्ट को जारी करने वाली या फिर फोरेंसिक साक्ष्य को संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में बता दूं क्या है कि दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस बन गई है। यह सजा दर बढ़ाने में आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक न्यायालयों को फोरेंसिक विज्ञान जांच करने के एकीकृत किया गया और अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के साथ सहयोग किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फोरेंसिक साक्ष्य को ये इसको लॉन्च करने वाला कौन है या कौन सी पुलिस है, किस देश की या किस राज्य की, किस केंद्र शासित प्रदेश की, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूं मेरे भाइयों को आज की क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थी, एक एक चीज को मैं हर चीज, क्लास थोड़ी लंबी हो जाए पर लेकिन आपको जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पॉइंट वाइज बिल्कुल नहीं बता दूंगा मैं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो सभी चीजें मैंने इंपोर्टेंट तरीके से एनालिसिस कर करके आपको अपने भाई को बताई इस क्लास में। तो आशा करता हूँ आज की क्लास, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब कर दो। सभी भाइयों को बताओ कि फ्री ऑन यूट्यूब पर मैं अपनी टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, विश्व अफेयर, हरियाणा जीके, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके सभी चीजें प्रॉपर तरीके से करवाता हूँ। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।